नेक्स्ट पार्ट के साथ जो हम सॉल्व किया है हमने पहला पार्ट जो हमने सॉल्व किया है, उसके बाद जो है ये 18 क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। तो उसमें हमारे पास जो है जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो है मोस्ट रिवर फ्लो इन अ लेमिनार मैनर बिकॉज ऑफ। तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है। बहुत सी जगहों पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिवर हैं जब वो एक प्लेन एरिया में आ जाते हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो लेमिनार की तरह हो जाता है, और उसकी वजह ये होती है कि उनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। उसके बाद दूसरा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप डिक्रीजेस द फ्लूइड। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बताती है कि ए वी इज कांस्टेंट, मींस के एरिया एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो डिक्रीज होगा तो फिर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। वाटर फ्लो steadily through a pipe that gradually narrows at the wider end. The velocity of water is 1 meter per second, and the narrow end, the velocity is this. Which statement is correct about the pressure in the narrow end compared to the wider end? देखिए, जो हमारे पास नैरो एंड है वहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है, और ये तो हम जानते भी हैं कि जब जो एंड है वो हमारे पास जो है नैरो हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वहां पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से प्रेशर इज लोअर एट द नैरो एंड, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई है। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, एंड द सेकेंड थिंग इज प्रेशर, ये बर्नौली इक्वेशन है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो अगर स्पीड बढ़ी है तो फिर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ वेव मोशन? देखिए, वेव के लिए हमारे पास मीडियम का इलास्टिक होना जरूरी है और पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। अब बहुत बार ये लगता है कि ये जो सी ऑप्शन है ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मस्ट बी इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। और आप ये भी कह सकते हैं कि द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मस्ट बी डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था। यानी वेव मोशन के लिए इलास्टिक हो मीडियम, नॉट इंडिपेंडेंट का लफ्ज लिखना चाहिए, नॉट इंडिपेंडेंट, और या डिपेंडेंट लिखना चाहिए। फिर डिपेंडेंट के साथ आपने नॉट नहीं लिखा, तो ये तीनों बातें ठीक होंगी। A progressive wave one in which, so progressive wave में एनर्जी जो है वो अक्रॉस द मीडियम जो है वो ट्रेवल करती है, यानी जहां से हम उसको इनिशिएट करते हैं तो वहां से आगे जो है एनर्जी ट्रेवल करती है। लेकिन जो हमारे पास नॉन प्रोग्रेसिव या स्टेशनरी वेव्स होती हैं उनमें हमारे पास एनर्जी जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान में ट्रेवल करती है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि कैरीज एनर्जी अक्रॉस द मीडियम। फिर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है इलास्टिसिटी और डेंसिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, ह्यूमिडिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि अगर टेम्परेचर को हायर करेंगे, ह्यूमिडिटी को ज्यादा करेंगे, तो फिर हमारे पास स्पीड बढ़ जाएगी। A wave has a velocity of 300 meters per second and frequency is 100 hertz if the medium is changed so that the velocity double but frequency remain constant. अब देखें v equal to f lambda का रिलेशन यहाँ पे आएगा। अब हमारे पास जो है हम जानते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और वेलोसिटी डबल हो रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो भी डबल हो जाएगी। तो इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट है। When a particle executes simple harmonic motion, move from the mean position to extreme position, its kinetic energy. तो जब भी हमारे पास
सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल होती है, चाहे पेंडुलम है चाहे मास स्प्रिंग सिस्टम है। तो मीन पोजीशन से जब भी हम एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आएगा, और इस पॉइंट पे चूंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, सो काइनेटिक एनर्जी जो है एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज वेरी इजी MCQ। हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट खुद फ्लो करेगी, उसके लिए जो है तो किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। द एसआई यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट इज, ये हम जानते हैं कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ अ गैस टू 1 केल्विन। तो ये हमारे पास, सॉरी इसको मैंने पी लिख दिया, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हीट बाय दिस, सो जूल पर मोल per Kelvin. This is the joule per mole per Kelvin. So option C is the correct option. At constant pressure and volume in ideal gas has, ये हम जानते हैं हमारे पास एक रिलेशन है, Cp minus Cv will equal to always R. The electric field at a point is defined as, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास जो टेस्ट चार्ज होता है उसको हम कन्वेंशनली पॉजिटिव लेते हैं। कूलम्स लॉ फिट वेल इनटू, अब देखें न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, गॉसेस लॉ। तो देखें हमारे साथ जो रिलेटेड है कूलम लॉ के वो गॉसेस लॉ है। एक बात याद रखें कि हम गॉसेस लॉ, कूलम लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं Q/R², और हम गॉसेस लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली फाइंड करते हैं। अब आप सवाल करेंगे कि गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड होगी, तो हम जानते हैं फ्लक्स इक्वल टू Q/E0, और हम जानते हैं कि फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर है, E A के बराबर। तो इससे आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की जा सकती है। और ये हमारे पास जो है एक सिंपल जो कूलम लॉ है वो हमारे पास सिंपल सिस्टम के लिए होता है, और जब हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हो जाते हैं तो उसके लिए हम गॉसेस लॉ का यूज करते हैं। लेकिन हम सिंपल के लिए भी गॉसेस लॉ को यूज कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स के लिए भी, लेकिन इलेक्ट्रिक कूलम लॉ जो है ये हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए यूज होता है। The work done in moving a unit positive charge from one point to another while keeping the charge in electrostatic equilibrium. So हम जानते हैं कि work done by unit charge is equal to potential difference. उसके बाद है if the potential V across a conductor is double, keeping resistance constant, the power dissipated become. So power किसके बराबर है, इसको इस तरह भी कर सकते हैं IV से भी, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि R कांस्टेंट है। सो अगर V को डबल करेंगे तो पावर 4 टाइम हो जाएगी। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वोल्टेज डबल होगी तो करंट भी डबल हो जाएगा, तो 2 2 4, तो फिर इससे भी आपके पास जो न्यू पावर आएगी वो 4 टाइम आ जाएगी ऑफ द इनिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं व्हेन द एरिया A इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखें जब ये एरिया पैरेलल टू द मैग्नेटिक, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, अब एरिया अगर पैरेलल हो जाएगा, ये एरिया की डायरेक्शन होगी जो कि इसका नॉर्मल है, तो जब ये पैरेलल हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो बी ए कॉस, तो यहाँ पर ये थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा क्योंकि पैरेलल है, तो फिर ये हमारे पास बी ए आता है। अब ये बी बाई ए है, बी कॉस 90, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। Which of the following statement best describe the nature of nuclear decay? So it occur at constant average rate and cannot be affected by external condition. याद रखें कि जो न्यूक्लियर डिके जो भी हो रहा है वो किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि वो बाय इटसेल्फ स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। A boat move 4 kilometer north and 3 kilometer east. Another boat 3 kilometer east, 4 kilometer north. So both have the same displacement vector. दोनों की displacement same होगी।
तो ये हमारे पास 36 MCQs पूरे हो जाते हैं जो कि MD कैट 2025 में हमारे पास पेपर में आए थे। तो आप इनको देखें और इससे अंदाजा लगाएं कि रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है MD कैट को क्रैक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।